जय हिंद बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है खुशी क्लासेस में। कल मैंने आप लोगों से प्रीवियस ईयर के 2020 के कुछ क्वेश्चन को सोल्व किया था। आज उसी कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे कि आगे कौन सा सवाल है और कैसे कैसे उस सवाल को हल करेंगे। जैसे कि मैंने एक सवाल लिख रखा है, यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान क्या है। फिर से सवाल को समझेंगे। यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तथा c 150 से 5% अधिक है तो b का मान क्या है। इस सवाल को हम कैसे बनाएंगे, पहले लाइन को समझेंगे। क्या कह रहा है, कह रहा है यदि एक संख्या b एक अन्य संख्या c से 10% कम है, c से 10% कम है, इसका मतलब है कि संख्या c, संख्या क्या सब है मेरे पास, संख्या मेरे पास है c, संख्या क्या है मेरे पास b। कह रहा है संख्या c से b जो है 10% कम है, यही कह रहा है ना। b एक अन्य संख्या c से 10% कम है तो b क्या है, c से 10% कम है, इसका मतलब c 100% है तो b कितना है, b 10% कम है। 10% कम का मतलब 100 माइनस 10% का मतलब 90% है। b कितना है 90%। अब देखिए यहां तक तो ये बात हुआ। फिर आगे कहता है कि c जो है, जो संख्या c है वो 150 से 5% अधिक है। संख्या c जो है वो 150 से 5% अधिक है। तो देखते हैं संख्या c तो 100% है, फिर कहता है नहीं 150 से 5% अधिक है संख्या c। तो c का क्या हुआ, मतलब c जो संख्या है 150 से 5% क्या है, अधिक है। तो देखते हैं 150 से 5% अधिक है मतलब 5% ज्यादा है। 150 का 5% निकालते हैं, क्या होता है, परसेंट हटाएंगे क्या आ जाएगा 100। देखिए 5 दो बार में कट गया, 15/2 मतलब 7.5। अब संख्या 150 था पहले से और 7.5 उसमें ज्यादा हो गया तो क्या होगा 150 प्लस 7.5 मतलब हो गया 157.5। अब मेरे पास c प्राप्त हो गया। क्या हो गया, मेरे पास c प्राप्त हो गया। अब हमको निकालना है b। क्या निकालना है, b। तो देखिए क्योंकि मेरे पास c 157.5 है, c क्या है 157.5। अब हमको निकालना क्या है कि b 90% है, b 90% है c से। तो देखते हैं 157 का क्या करेंगे, b निकालने के लिए क्या करेंगे, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 157.5 गुना 10%। कम है तो 10% कम है तो 10% हम कम निकाल देते हैं। 10% कम कर देंगे, माइनस कर देंगे। पहले 10% निकाल लेंगे फिर 10% को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो निकालते हैं 10% क्या होता है, 1 दशमलव यहाँ हटाएंगे 1 शून्य और यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो देखिए 10 और 10 खत्म, क्या हो जाएगा 1575/100 हो जाएगा 100। इसको डेसिमल में चेंज कर लेंगे तो 15.75 होगा। अब कहता है इतना कम है किसमें, c में। तो c में तो देखिए तो b इक्वल टू होगा क्या, फाइनली b इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 157.5 माइनस 15.75। इसको माइनस कर लेंगे, देख लेंगे माइनस करने के लिए क्या दिक्कत है, यहीं पे कर लेंगे माइनस ऐसे करके 157.5 माइनस 15.75, यहाँ पे 0 5 7 फिर यहाँ बच जाएगा 1 फिर यहाँ बच जाएगा क्या आपका 4 फिर 1। क्या हो जाएगा बताइए, आंसर क्या हो जाएगा 141.75। ये आ गया आपका आंसर, ये आ गया आपका आंसर। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 141.75 141.75।
चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी एकदम प्रतिशत से ही है। लिखा हुआ है 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। फिर से क्वेश्चन समझेंगे। 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। आपके सामने ऑप्शन भी है। जो बच्चे अपने से जान रहे सवाल को बना सकते हैं वो अपना बना भी सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे, हम सॉल्यूशन करेंगे। बच्चे में क्या गलतियां करते हैं, क्या कमी रह जाती है, उन सारी बातों पर भी चर्चा होगी। आप देखेंगे पूरी गौर से। देखिए 175 ग्राम के 10% का 5% बराबर है। कैसे? पहले हम लिखते हैं 175 के, आपको पता ही है, का 10%। फिर देखिए का 5%। पहले इस बात को समझना होगा कि इसका क्या मतलब होता है। का मतलब होता है गुना। का मतलब क्या होता है? गुना। प्रतिशत जहां होगा उस प्रतिशत जैसे किसी संख्या से हटाएंगे तो उसके नीचे 100 लिखेंगे। प्रतिशत जैसे किसी संख्या से हटाएंगे उसके नीचे 100 लिखेंगे। इस प्रतिशत के लिए क्या यूज करेंगे? 100। फिर का आ गया तो का मतलब फिर क्या हुआ? गुना। फिर देखिए प्रतिशत आपको दिख रहा है। प्रतिशत का मतलब फिर क्या हुआ? 100। तो इस बात को सबसे पहले समझना होगा कि हम किसका क्या यूज कैसे करेंगे। का क्या मतलब होता है, अगर प्रतिशत है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए 10% मतलब होता है 10/100। 10/100। इसी चीज को हम ऐसे भी कह सकते हैं 0.10, 0.10। इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं। फिर देखिए 5% को हम क्या कह सकते हैं? 5/100। इसको हम ये कह सकते हैं 0.05, 0.05। इसको ये भी हम कह सकते हैं। तो ये चीज आपके दिमाग में होना चाहिए कि क्या होता है। 10% को हम कैसे लिखेंगे, 5% को कैसे लिखेंगे। अब आइए सवाल को बनाते हैं। 175 का मतलब गुना, तो गुना 10 तो 10। फिर देखिए प्रतिशत अभी रखे हैं, गुना का फिर मतलब फिर 5 तो 5, फिर प्रतिशत। अब हम प्रतिशत को हटा रहे हैं। देखिए कैसे हटाते हैं, सीखिए। बाय कर दिए। अब देखिए प्रतिशत हटाए तो इसके लिए 100 लिखे। आपको पहले भी पता है कि प्रतिशत के लिए क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। इस चीज को समझिए। ये सवाल कई बार आता है एग्जाम में, आप गलतियां कर बैठते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। सबसे अच्छा है कि 100 सवाल सीखने से बेहतर है कि एक सवाल को हम अच्छी तरह से सीखें। और ध्यान से सीखने से बहुत आसान है, आप सीख सकते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर देखिए यहां भी फिर प्रतिशत को हम हटाएं तो यहाँ क्या लिखें? ये गुना है तो नीचे भी गुना। सिंपल, गुना कर देंगे 100 से। अब हम घटाते हैं, देखते हैं क्या होता है। घटा रहे हैं, ये और ये कट गया। फिर देखिए अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ नहीं करना है। 175 × 5 / 1000। 175 गुना 5/1000। अब देखिए इसको गुना करते हैं। 25 25, 5 हाथ में 2, 7 5 35, 37, 7 3 5 3 8 बटा 1000। अब क्या है? सिंपल। इसको क्या किसमें बदल देंगे? दशमलव में बदल देंगे। किसमें बदल देंगे? दशमलव में। इसी को लिख सकते हैं हम 3 अंक के बाद दशमलव दे देंगे। देखिए 5 7 8, यहां दे देंगे दशमलव, यहां दे दिए 0। यही हो गया ग्राम, यही हो गया आपका आंसर। तो देखिए कैसे कैसे हम बनाए। सबसे पहले तो सवाल को पढ़ेंगे, क्या सवाल है, कैसे है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि आंसर कौन सा है। तो आंसर सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। आंसर सी इसका सही है। हम हटके हैं, अगर किन्हीं को स्क्रीनशॉट भी लेना है तो आप ले सकते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ेंगे। सवाल पढ़ने के बाद सवाल को समझेंगे, सवाल को कैसे बनाना है, कैसे कैसे सवाल बनता है उसका व्याख्या भी देखेंगे। और सवाल को कैसे हमको कम से कम समय में बनाया जाए इस बात को भी समझेंगे। कई बच्चे के दिमाग में ये भी बात आ रही होगी कि क्या सर हम यहाँ इसको कटा नहीं सकते थे 5 से 2 बार में? हाँ कटा सकते थे, इसको भी कटा सकते थे, लेकिन उससे क्या होता? गुना भाग ज्यादा होता।
हमको आसान ये लगा कि हम डायरेक्ट 1000 से दशमलव में करना आसान है, फिर गुना करते, फिर भाग देते, फिर भागफल लाते, तो भागफल से जाके हमको आंसर प्राप्त होता। ऐसे क्या हुआ कि कम से कम गुना भाग करना पड़ा और आंसर हमको मिल गया। तो इस तरह से इस सवाल को आपको बनाना है। अब शायद आप लोग सवाल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब सवाल का ये आंसर हुआ आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए हम लोग अब जो है तीसरे सवाल को देखते हैं। आज तीसरे सवाल में क्या है कि पहले सवाल को समझते हैं, पढ़ते हैं क्या कह रहा है। ये सवाल जो है लाभ हानि से है। किससे है? लाभ हानि से। कोई कुछ खरीदता है और खरीदने के बाद क्या करता है, उसको कुछ ठीक करने में कुछ खर्च हो जाता है और उस ठीक करा के फिर ठीक खर्च करने में उसके बाद उसको क्या करता है ना, बेच देता है। बेच देता है तो पूछता है ना कि लाभ हुआ या हानि। अब फिर उसके बाद क्या, कितना प्रतिशत लाभ हुआ या हानि। तो ये भी सवाल एक तरह से सोचेंगे तो कहीं ना कहीं प्रतिशत से ही जुड़ा हुआ है। ये सवाल भी कहीं ना कहीं प्रतिशत से ही जुड़ा है। दूसरा इसमें सबसे ये सोचना है कि खरीदता कितने में। तो जो चीज खरीदा जाता है वो होता है क्रय मूल्य। जिस मूल्य पे हम किसी वस्तु को खरीदते हैं वह मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। और जो भी चीज हम मरम्मत पे खर्च किए तो वो भी मेरा क्रय मूल्य ही हुआ। वो भी जो भी चीज हम खर्च किए क्रय मूल्य पर के बाद खर्च करने के लिए, चाहे उसको हम क्या कर रहे हैं, कुछ मरम्मत करा लिए या कुछ ठीक करा लिए या कुछ अन्य लाने में ढुलाई खर्चा लग गया, ये सब उसको क्या बोलेंगे, इस सबको बोलेंगे क्या कि क्रय मूल्य के साथ ही वो सारा ऐड हो जाता है। वो भी एक कुल मिलाकर क्रय मूल्य कहलाता है। और उसके बाद हम उस वस्तु को बेचते हैं। जो बेचने का जो भी मूल्य होता है वो होता है विक्रय मूल्य। अब समझिए बात कि अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो, विक्रय मूल्य कम हो, इसका मतलब हम किसी भी चीज को 10 रुपये में खरीदते हैं और 8 रुपये में बेचते हैं, इसका क्या मतलब हुआ, हमको हानि हो रहा है। अगर क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो निश्चित है हानि होगा। क्या होगा वैसे कंडीशन पे? बिल्कुल हानि होगा। अगर क्रय मूल्य हो कम और विक्रय मूल्य हो अधिक तो इसका मतलब क्या है, हमको लाभ हुआ। क्या हुआ? लाभ। तो आप ये चीज को भी बहुत अच्छी तरह से गौर से सोचेंगे कि अगर क्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ बताइए। क्रय मूल्य अगर अधिक है और विक्रय मूल्य कम है इसका मतलब हानि। अगर क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य अधिक है इसका मतलब लाभ। अब हमेशा सोचिए कि लाभ और हानि होता किस पर है। तो लाभ और हानि आपको हमेशा क्रय मूल्य पे, क्योंकि हम जब तक कोई वस्तु खरीदेंगे ही नहीं तो बेचेंगे कैसे। जब खरीदेंगे या तो उसको कम पे बेचे तो हानि या अधिक पे बेचे तो लाभ। इससे क्या पता चला? इससे सिर्फ यही पता चला कि लाभ और हानि हमको हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। इसका मतलब लाभ और हानि किस पे निर्भर करता है? तो क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। तो इस बात को आप बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रखें और इस सवाल को समझने का कोशिश करें। देखते हैं सवाल में क्या है। अमित ने एक मेज 1200 रुपये में खरीदा। अमित एक मेज खरीद रहा है 1200 में तथा इसकी मरम्मत पर 200 रुपये वो खर्च करता है या व्यय करता है। खर्च और व्यय एक ही है। व्यय मतलब भी होता है खर्च करना है। कहता है इसकी मरम्मती पर 200 रुपया वो खर्च करता है। तो सबसे पहले तो वो 1200 में खरीदा और फिर कहता है कि हम 200 में क्या किया, उसको व्यय करते इसके मरम्मत पर। कहता है उसने फिर इसको 1650 रुपये में क्या किया ना, बेच दिया। किसने में बेच दिया? 1650 में बेच दिया। तब पूछता है कि उस अमित को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। आप सबसे पहले इस सवाल में ये सोचें कि कोई आदमी अमित जो है 1200 में खरीद रहा है सामान और उसको 200 रुपया मरम्मत पे लग रहा है। इसका मतलब अमित का क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य आपको बताए कि विक्रय मूल्य के जो क्रय मूल्य जितना में खरीदते हैं और जितना मरम्मत पे लगता है दोनों मिलाकर क्रय मूल्य हो जाता है। क्या हो जाता है? दोनों मिलाकर क्रय मूल्य हो जाता है। और फिर उसने बेचता है कितना में? 1650 में वो बेच देता है। तब देखते हैं कि विक्रय मूल्य अधिक है या क्रय मूल्य अधिक है। अगर क्रय मूल्य अधिक होगा विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि हो जाएगा। अगर हानि अधिक, यदि क्रय मूल्य क्या होगा, कम होगा, विक्रय मूल्य अधिक होगा तो लाभ हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। सवाल को बनाते हैं। तो देखिए मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य, मेज का क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं? तो देखिए कैसे निकालेंगे। 1200 प्लस 200, ये 200 कौन सा है? मरम्मत। ये 200 जो है मरम्मत वाला है। तो क्या हो गया टोटल बताइए?
12 दो 1400 रुपया क्या हो गया आपका, ये हो गया 1400 रुपया क्रय मूल्य। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य आपका कितना है, विक्रय मूल्य कितने में बेचा है वस्तु को, मेज को 1650 रुपये में बेचा है। अब आप सोचिए कि अगर क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो क्या हुआ होगा, निश्चित लाभ हुआ होगा। 1400 रुपया में कोई वस्तु खरीदा गया और 1650 में बेचा जा रहा है, तो लाभ ही हुआ होगा, इसका मतलब लाभ हुआ। क्या हुआ, लाभ। ऐसे भी हम जानते हैं फार्मूला से भी, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य घटाओ क्रय मूल्य। लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि हम फार्मूला को याद करें, समझने से भी बात समझ में आ रहा है कि भाई कुल उसको खर्च 1400 लगा है और जब वो बेचा है तो 1650 में बेचा है, इसका मतलब है कि 1400 से अधिक है 1650, इसका मतलब लाभ हुआ है। तो देखिए 1650 माइनस 1400 क्या हो गया आपका, 250 रुपया का क्या होगा, इसको लाभ होगा। अब यहां तक ही बात खत्म नहीं हुआ है, अभी और भी बहुत सारा बात है इसमें। अब कह रहा है कि नहीं, आप लाभ या हानि जो हो रहा है उसका प्रतिशत बताइए। क्या बताइए, प्रतिशत लाभ या हानि। तब एक बात को ध्यान में रखना है कि लाभ या हानि किस पर होता है, क्रय मूल्य पर। लाभ या हानि क्या होता है, क्रय मूल्य पर। अब हम देखते हैं कि ऐसे भी एक फॉर्मूला है, पहले उसको आप जानिए कि लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुना 100, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। क्यों क्रय मूल्य, आपको पता ही है कि लाभ या हानि जो भी होता है सब क्रय मूल्य पर निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, लाभ 250 बटा 1400 गुना 100। अब इसी का कैलकुलेशन कर लेंगे, देखिए क्या होता है। 7 125 बटा 7 एकम 7 क्या बचा 5 7 सते 49। हाँ अब देखिए इसमें क्या करेंगे, सिंपल सी है। 125 में क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, जिसको डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं वैसे भी करेंगे। 7 एक बार में कट गया, 7 सते 49 क्या हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 17.6 बटे 7 प्रतिशत का क्या होगा, लाभ। अब ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में ऐसा कुछ है या नहीं है, ऑप्शन में ऐसा कुछ नहीं है। सो यह 12% का लाभ है, 16.2/3% का लाभ है, 20% का हानि है और है इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बस ऐसे ही करके सवाल को बनाएंगे। ये सवाल आपने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया होगा, आगे भी कई सवाल ऐसे आएंगे फिर से नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, फिर से बनाएंगे इसको। चलिए अब अगले सवाल पे देखेंगे। अगला सवाल जो है हमारा वो साधारण ब्याज से है। किससे है, साधारण ब्याज से। साधारण ब्याज में देखिए क्या सवाल है कि कितने वर्षों में 1200 रुपया की राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1800 हो जाएगी, कितने समय में। समय पूछ रहा है कितना समय लगेगा। अरे हम लोग लगाते हैं सूद ब्याज पे पैसा, वही क्वेश्चन है ये। गांव समय चलता होगा कि इतना पैसा देने छोड़े सूद पर, अब देख की है तो इंटरेस्ट, यही इस टर्म का ही कुछ सवाल है। आप इसको देखेंगे, बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। आइए देखते हैं। कहता है कितना समय लिया, 1200 रुपया कोई व्यक्ति लिया, उससे 5% का वो रेट लिया वार्षिक, और उसको लौटाता है जाके 1800 रुपया। 1800 है क्या, 1200 है क्या, 5 है क्या, ये सब आपको सबसे पहले जानना होगा। ये क्या है, कैसे है, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि 1800 क्या है। देखिए 1800 मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन। मिश्र धन का मतलब होता है वैसा धन जिसमें, मिश्र धन का मतलब होता है वैसा धन जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी संलग्न हो। वैसा धन जिसमें मूलधन के साथ साथ ब्याज भी संलग्न हो, उसी को क्या कहते हैं, मिश्र धन कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये बात आप जानिए कि मिश्र धन क्या है, जिसमें ब्याज और क्या मिला हो, मूलधन हो। तो क्या होगा इसमें, मूलधन होगा। क्या होगा,
मूलधन होगा और प्लस ब्याज होगा। मिश्रण में क्या सब होगा? मूलधन प्लस ब्याज। अब देखिए मूलधन मेरे पास है, मूलधन भी मेरे पास है, मूलधन क्या है? 1200। अब मिश्रधन भी मेरे पास है, क्या है? 1800। आप सोचते जाइए, मूलधन भी है मिश्रधन भी है मेरे पास। अब देखिए ये जो 1800 है इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है, और हम कह रहे हैं आपके पास मूलधन 1200 है, तो आप बता ही सकते हैं कि ब्याज क्या होगा? 600 होगा। इसका मतलब इसमें क्या ज्यादा है? जो 1800 है वो ब्याज ही ज्यादा है जो 1800 हो गया है। इसका मतलब 1200 के बाद क्या है? 600 अधिक है। 600 जो है वो है क्या मेरा? वो ब्याज है। 600 अधिक जो है वो मेरा क्या है? ब्याज है। अब देखिए इसका मतलब हम ब्याज कैसे निकालते हैं? ब्याज तो एकदम साफ क्लियर पता चल रहा है, ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन घटाओ मूलधन। इससे तो यही पता चला ना कि ब्याज बराबर क्या होगा? मिश्रधन घटाओ मूलधन। देखिए मिश्रधन में अगर मूलधन को घटा देते हैं तो क्या मिल जाता है? हमको ब्याज मिल जाता है। तो मिश्रधन में हम घटा रहे हैं क्या? मूलधन को घटा देते हैं। क्या मिल गया? 600 रुपया क्या है मेरा? 600 ये क्या है? ये ब्याज है। अब हमारे पास देखिए ब्याज है, देखिए क्या सब है मेरे पास? मूलधन। पहले मूलधन देखते हैं क्या है। मूलधन मेरे पास तो 1200 है, आपको पता ही है। चलिए ब्याज क्या है? ब्याज अपने पास कितना है? 600 रुपया है, ये भी आपको पता ही है। अब ये 5% क्या है? ये दर है। क्या है? इसको दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दर कितना है? 5% है। अब देखिए आप बहुत सारा फॉर्मूला रटते हैं, ढेर सारा फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन हम आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला कहते हैं कि आप अपने माइंड में रखिए जो वास्तविक रूप से होता है। देखिए क्या है, हम आपको मात्र एक फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? देखिए आपको कहते हैं कि ब्याज बराबर क्या होता है? आप सब लोग ही बात जानते हैं कि मूलधन गुना समय गुना दर बटा में 100। आप कभी ये बात सोचे हैं कि मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 होता है? आखिर 100 ये आता कहां से है? ये बात आपने कभी सोचा? आता है दर। देखिए दर किस में रहता है? एक छोटा सा नोट आप समझने का कोशिश कीजिए। दर किस में रहता है? देखे होंगे कि दर लिखा रहता है 5%, दर लिखा रहता है 10%। ये जो प्रतिशत है ना, इसी के लिए नीचे में 100 प्रयोग किया जाता है। पिछले अभी एक पहले सवाल बताए, उसमें आपको क्या बताए कि प्रतिशत जो है कि प्रतिशत के लिए क्या प्रयोग करते हैं? बटे 100। तो यहां भी अगर दर किस में रहता है? प्रतिशत में। अगर दर प्रतिशत लिखते तो 100 नहीं लिखते। अगर दर के जगह आप यहाँ प्रतिशत लिख दें तो 100 नहीं लिखेंगे। अगर दर प्रतिशत लिख देंगे तो 100 नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर जैसे ही हम प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ 100 लिखेंगे। तो यहीं से आता है 100। तो कोई पूछे कभी कि ये मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 जो आप लिखते हैं, ये 100 कहां से आया? तो आप तुरंत बता देंगे, क्योंकि दर के लिए प्रतिशत लगाते हैं और प्रतिशत अगर हम नहीं लगाएंगे तो उसके लिए 100 का यूज करते हैं, तो 100 इसीलिए लिखते हैं। अब कुछ नहीं, इसी फॉर्मूला पे सवाल को क्या करेंगे? बैठा देना है। तो ब्याज आपके पास कितना है? देखिए 600 ब्याज है, तो ब्याज की जगह क्या लिख दिए? 600 लिख दिए। मूलधन कितना है? 1200, तो 1200 लिख दिए। गुना समय तो आपसे पूछ ही रहा है, समय तो मालूम नहीं है, कोई बात नहीं। दर तो पता है कितना है? 5% है, बट 100% के लिए क्या करेंगे? 100 तब यूज करेंगे। देखिए 100 लिख दिए। अब देखिए ये 100 ये 0, 100 कट गया। देखिए 12 से क्या बचा? हम ऊपर भी कटा सकते हैं। सीखिए ये सब चीज, ऊपर भी कटा सकते हैं। कैसे कटा सकते हैं? देखिए 12 पंचे 60, 50 बार में 12 कि क्या करेगा? 600 को काट देगा। अब देखिए 5 को किससे कटा देंगे? 5 नहीं 50, 10 बार में। आपको क्या लगता है ये क्या बच गया? यहाँ पे समय। यहाँ भी सब कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, सिर्फ क्या बचा? समय। इधर क्या बचा? 10। समय क्या बचा? 10। समय किसमें होता है? वर्ष में। समय 10 वर्ष। आप बहुत अच्छी तरह से देखिए, ऑप्शन भी है, ए नंबर पे 10 वर्ष है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन सही होगा, 10 वर्ष। आप अच्छी तरह से इस सवाल को समझे होंगे। कुछ नहीं है, बस एक ही फॉर्मूला है। ब्याज बराबर क्या होता है? मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100। लेकिन आप लोग ये भी चीज किए होंगे, ये भी चीज जानते होंगे कि एक और फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? तो आप समय बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं, दर बराबर फॉर्मूला जानते हैं। एक मिनट अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए।
अब हम क्या करते हैं, आपको फॉर्मूला बताते हैं कि क्या फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज करते होंगे। देखिए फॉर्मूला आप क्या कर रहे होंगे कि आप करते होंगे समय बराबर होता है ऐसे, समय बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना दर। फिर आप दर बराबर लिखते होंगे ऐसे, ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय, ऐसे लिखते होंगे, लिखते हैं ना। मूलधन बराबर लिखते होंगे, क्या लिखते होंगे, मूलधन बराबर ब्याज गुना 100 बटे समय गुना दर। ऐसे कर, इस सारे बातों का कोई आवश्यकता नहीं है। एक आप ये भी निकालते होंगे, ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप कहते होंगे मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। इस बात का भी सिर्फ एक ये बात आपको याद रखना है, सारा बात पता है, इसी से सारा कुछ निकलता है। देखिए सिर्फ इसी फॉर्मूला का हम इस्तेमाल किए और ये बना दिए। तो आप इस चीज को अच्छी तरह से देख लें, समझ लें। कोई दिक्कत हो तो हमारे कांटेक्ट नंबर पे भी आप संपर्क करें। मेरा कांटेक्ट नंबर ये है 9771635207। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या फोन कॉल भी कर सकते हैं। इस सवाल को शायद आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। आइए हम अब एक और सवाल को लेते हैं। ये सवाल जो है आयत से है, एक पार्क से। हम लोग कहीं जाते हैं घूमने के लिए, देखते होंगे कि लंबा चौड़ा सा पार्क है, पार्क को घूमते रहते हैं कोई पार्क को साइकिल से घूमता है, कोई पैदल घूम रहा है, बट पार्क को घूमता है। पार्क गोल भी रहता है, पार्क आयताकार भी रहता है, पार्क वर्गाकार भी रहता है। तो उसी तरह एक सवाल है, इसको देखेंगे कि इस पार्क में क्या है, क्या सवाल है, किस तरह का सवाल है। कहता है क्या कि एक पार्क जो है वो 1500 मीटर लंबी है। पार्क क्या है, 1500 मीटर लंबी तथा 750 मीटर चौड़ी है। उस पार्क की चौड़ाई क्या है, 750 मीटर है। एक साइकिल सवार को एक पार्क के 4 चक्कर लगाने हैं। ये जो पार्क है इसका 4 चक्कर लगाना है। उस साइकिल जो सवारी कर रहा है उसको कहता है वो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा से की चाल से उसे कितना समय लगेगा। अगर वो कह रहा है सवाल में कि अगर 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वो चले, साइकिल चलाए, तो कितना समय लगेगा उसको। पार्क को 4 चक्कर लगाना है पार्क का, लेकिन उसको 4 चक्कर पार्क लगाने में उसको कितना समय लगेगा। तो पहले हमको क्या जानना चाहिए कि पार्क का तो दिया हुआ है लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है। हम इस सवाल में क्या करें, हम तो ये सोचेंगे सबसे पहले इस सवाल में कि भाई पार्क के चारों तरफ कितना लंबा है, चारों तरफ का क्या दूरी होगा। एक बार अगर हम पार्क को घूमेंगे तो क्या दूरी होगा, इसका मतलब पार्क का क्या निकालेंगे हम, परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप। तो पार्क में अगर लंबाई है और चौड़ाई है, इसका मतलब क्या है, पार्क आयताकार है। कैसा है पार्क, पार्क एकदम आयताकार है। तो देखिए पार्क एक छोटा सा आपको बना के दिखाते हैं, सिंपल सा पार्क। मानते हैं कि ये कोई पार्क है, ये पार्क है, ये 1500 मीटर क्या है, इसका लंबाई है, ठीक है, और 750 मीटर क्या है, इसकी चौड़ाई है। अब सोचने वाली बात यह है कि देखिए एक साइकिल सवार सपोज कीजिए कि यहीं से प्रारंभ करता है चलना। सपोज कीजिए यहां से साइकिल चला रहा है, क्या चाल है उसका, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल देखिए यहाँ चलना प्रारंभ हुआ, चल रहा है, ऐसे जाएगा, फिर ये आएगा, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए, ऐसे चलते हुए आएगा यहाँ तक। तो कहने का मतलब है कि साइकिल सवार यहां से चलना प्रारंभ किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे आया, एक बार चला। अगर इसकी दूरी निकालें कि चारों ओर घुमा के वो कितना दूर चला, कितना उसका दूरी है, तो कैसे निकालेंगे, तो परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिमाप। देखिए मतलब एक बार में कितना दूरी तय किया। ये सबसे देखिए सवाल बहुत आसान है, सिर्फ लगता है घुमाव जैसा, लेकिन बिल्कुल आसान है। पहले हमको ये समझना है कि साइकिल सवार जो है एक बार में कितना चला, एक बार में कितना चला, पहले ये निकाल लेंगे उसका दूरी। उसके बाद देखेंगे कि ठीक है, बोलता है कि 4 चक्कर लगाया, तो एक बार में जितना दूरी चला होगा उसको क्या करेंगे, 4 से गुना कर देंगे। तो उसको 4 बार कितना चलेगा वो निकल जाएगा। वो क्या हो गया, उसको कुल दूरी हो गया। देखिए उसका 4 किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। अगर मीटर में होगा तो उसको किस में बदल लेंगे, किलोमीटर में। फिर किलोमीटर में बदल के समय निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है,
दूरी बटा चाल, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, करके सवाल को सॉल्व कर लेंगे। हम जितना बोल दिए, जितना हम आपको समझा दिए, इतना में ही आप सवाल बना सकते हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए कैसे बनता है। तो हम ऐसे लिखते हैं, साइकिल सवार, लिखते हैं साइकिल सवार को एक चक्कर, साइकिल सवार को एक साइकिल सवार के एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी कैसे निकालेंगे बताइए। ये चला ऐसे, देखिए पहले ये चला 1500, लिख दिए 1500, फिर ये चला यहां से यहां आया, कितना चला, फिर 750 चल गया, फिर यहां से यहां चलेगा, कितना चलेगा, ये भी 1500, तो ये भी 1500, फिर यहां से यहां चलेगा, कितना चलेगा, ये भी 750। इसका मतलब आप 1500 1500 750 750 क्या हो गया टोटल 4500 मीटर। अगर एक चक्कर में उसको कितना लग रहा है, एक चक्कर में कितना दूरी तय कर रहा है, 4500 मीटर की दूरी तय कर रहा है एक चक्कर जब चल रहा है। एक चक्कर तय करने में वो कितना दूरी कर रहा है कवर, 4500 मीटर। अब देखिए कहता है ऐसा ऐसा वो 4 चक्कर चले, तो 4 चक्कर चलने में अगर एक चक्कर में कितना दूरी, एक चक्कर में 4500 मीटर की दूरी तय करता है, समझते जाइए। तो 4 चक्कर में क्या करेगा, 4500 गुना 4 क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, 0 0 5 चौका 20 4 चौका 16 17 18 18,000 मीटर क्या करेगा वो चल लेगा, 18,000 मीटर क्या करेगा चल लेगा। अब देखिए 18,000 मीटर चल लिया, अब हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है चाल, वो चलता कितना स्पीड में है, तो 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में चल रहा है वो साइकिल अपना चला रहा है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो उसका देखिए चाल क्या है, चाल उसका चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए यहाँ पे तो किलोमीटर है, यहाँ तो मीटर है, क्या करें, मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे, तो मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। मीटर को किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 18,000 मीटर में डिवाइड कर देंगे अगर 1000 से 1000 से, तो क्या हो जाएगा 18 किलोमीटर। अब देखिए सवाल समझिए, कहता है चाल क्या है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब एक घंटा में वो आदमी 4.5 किलोमीटर चलता है। बात इतना ही है, एक घंटा में वो आदमी 4.5 किलोमीटर चलता है। ऐसे भी आप बना सकते हैं, फिर दूसरे विधि से भी आपको बताएंगे यहां से कैसे बना सकते हैं। चलिए एक विधि को देखते हैं कैसे है। देखिए एक घंटा में, देखिए चूंकि एक घंटा में 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, एक घंटा में 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, इसलिए कितना दूर, इसलिए 18 किलोमीटर में कितना दूरी तय करेगा, तो क्या करेंगे 18 गुना 4.5, एक घंटा में 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 18 बटे 4.5 ये हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10, फिर देखिए 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 किलो, 4 घंटा कितना लेगा, 4 घंटा समय लगेगा। टोटल कितना समय लगेगा 4 घंटा, कुछ नहीं था सवाल में। अब देखिए क्या 4.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है एक घंटा में, इसलिए 18 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय करेगा, तो बस बदल देंगे फट से। क्या करेंगे, ऐसे भी दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका में क्या है, अब यहां तक रहने देते हैं सवाल को, आगे देखिए 18 किलोमीटर है, आपको चाल दिया हुआ है। चाल क्या है, चाल बराबर है कितना 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए
दूरी आपको दिया हुआ है, दूरी कितना दिया हुआ है 18 किलोमीटर। पूछ रहा है समय, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। अब देखिए दूरी बटा चाल में क्या करेंगे 18/4.5, 18/4.5 कर दिए तो दशमलव हटा दिए, यहाँ 10 दिए ताकि हमको कटाने में आसान हो जाए। देखिए ऐसे भी बहुत अच्छा है कि 5 दूनी 10, 5 9 45, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 4 घंटे का समय लगेगा उसको 4 चक्कर लगाने में। तो ऑप्शन देखिए बी नंबर ऑप्शन में 4 घंटा आंसर है, 4 घंटा आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग अच्छी तरह से सवाल को समझे होंगे, बहुत अच्छी तरह से सवाल को समझे होंगे। एक बार फिर से आप इस सवाल को देख लीजिए कैसे कैसे बनाए। तो देखिए पहले लंबाई चौड़ाई, फिर लंबाई फिर चौड़ाई, इसका मतलब कि ये परिमाप हम निकाले, इसको क्या बोलते हैं परिमाप। तो ऐसे भी देखिए परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई यही होता है। देखिए 2 लंबाई और 2 चौड़ाई। अगर हम परिमाप पे भी चर्चा करें कि परिमाप क्या है, थोड़ा आयत पे हम चर्चा कर लेते हैं हल्का, ताकि आपको आसान दिखे। आयत पे हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए आयत में क्या है 2 लंबाई है, तो देखिए ये भी लंबाई और ये भी लंबाई, तो देखिए लंबाई फिर ये क्या है चौड़ाई। देखते जाइएगा कैसे होता है परिमाप। आपको यहाँ पे दिखाते हैं आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर। देखिए सबको क्या करते हैं परिमाप में क्या है ना, कितना भी किसी का परिमाप करे उसको लंबा कर दो। जैसे यही है, मान लो सपोज ये आयत का एक ये रेखा हो, फिर ये वाला रेखा ये हो, यहाँ से चौड़ाई हो, फिर एक लंबाई हो, फिर एक चौड़ाई हो। तो यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है, यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ये रेखा है, ये लंबाई जो हुआ, ये सारा लंबाई क्या हो गया, यही परिमाप है, यही परिमाप है। यही यहाँ से वहां क्या होता है परिमाप। परिमाप किसी का इसी तरह से होता है। इसलिए परिमाप को रटना नहीं है कि हम रट रहे हैं याद कर रहे हैं कि आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई, ऐसा नहीं है, ऐसा एकदम नहीं याद नहीं करना है। देखिए लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो देखिए ये लंबाई फिर चौड़ाई, फिर देखिए फिर लंबाई फिर चौड़ाई। इसका कहने का सेंस हुआ, देखिए ये तो लंबाई है मेरा, यहां से यहां तक ये लंबाई हुआ, फिर देखिए यहां से यहां तक ये चौड़ाई हुआ, फिर यहां से यहां तक ये लंबाई हुआ, फिर यहां से यहां तक क्या हुआ चौड़ाई हुआ। अब देखिए चारों को एक साथ जोड़ रहे हैं, तो वही होता है परिमाप को बताएं ना, चारों को एक साथ जोड़ देना है। तो लंबाई क्या लंबाई, देखिए 2 लंबाई, लंबाई जोड़ लंबाई क्या होगा 2 लंबाई, चौड़ाई जोड़ चौड़ाई क्या होगा 2 चौड़ाई, 2 चौड़ाई। अब देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कर लेंगे 2 कॉमन, क्या बच गया लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या बच गया लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई प्लस चौड़ाई कर दिए। ऐसे ही परिमाप निकालते हैं, ऐसे ही क्या करते हैं परिमाप निकालते हैं। देखिए इस तरह से आप परिमाप निकाल सकते हैं। चलिए हम एक बार फिर से अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कह रहा है, यह भी एक आयत से ही संबंधित क्वेश्चन है, आयत से वर्ग से लंबाई चौड़ाई से इसी से संबंधित है। इसमें भी कोई ज्यादा कुछ नहीं है, एक आयत है और एक वर्ग है, दोनों का परिमाप समान है। परिमाप अभी आप कुछ देर पहले परिमाप का अर्थ क्या होता है समझे ही। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देते हैं, वही परिमाप होता है, चाहे आयत हो या वर्ग हो। तो इसमें यही सवाल कर रहा है कि एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है, एक वर्ग तथा एक आयत का परिमाप समान है। वर्ग की एक भुजा 16 मीटर है तथा आयत की लंबाई 18 मीटर। आयत की चौड़ाई क्या है, आयत की लंबाई 18 मीटर है, तो आयत की चौड़ाई क्या है, यही सवाल है। इसमें क्या करें, देखिए सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं, वर्ग बनाते हैं। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। आयत में क्या होता है, आयत के आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजा आपस में क्या होती हैं बराबर। और आयत में सभी भुजा आपस में क्या होती हैं बराबर, सभी भुजा। तो कहता है कि एक भुजा की लंबाई दी हुई है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई दी हुई है, तो ये 16 मीटर है, ये भी क्या होगा 16 मीटर, ये भी कितना होगा 16 मीटर, ये भी 16 मीटर। तो वर्ग की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं समान होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर कहता है आयत की लंबाई 18 मीटर है, आयत की ये जो लंबाई है ये 18 मीटर है, लंबाई 18 मीटर है। लेकिन ये चौड़ाई जो है, ये चौड़ाई ही पूछ रहा है कि चौड़ाई बताइए क्या होगा। सवाल बस यही है, सवाल बस यही है, क्या करें इस सवाल को कैसे बनाएं, ये चीज आपको सबसे पहले सोचना है
कि अब देखिए परिमाप यहाँ भी है, परिमाप यहाँ भी है, दोनों का परिमाप समान है। सबसे पहले तो ये बात जो कह रहा है वही चीज पहले करते हैं। तो वर्ग का परिमाप कैसे निकालेंगे? देखिए इसका परिमाप, देखिए यही कह रहा है कि वर्ग का परिमाप क्या है? वर्ग का परिमाप बराबर किसका परिमाप है? आयत का परिमाप। अब देखिए वर्ग का परिमाप में क्या निकालेंगे? 16 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 16 बराबर क्या होगा? अब देखिए 18 प्लस चौराई, चौराई तो नहीं है हमारे पास, 18 प्लस चौराई। फिर दूसरी तरह से भी बच्चों बताएंगे, इसमें हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, इसको फिर दूसरी तरह से भी बता देंगे। लेकिन आपको जो हम पहले बताए थे इससे पहले सवाल में कि किस तरह से हम परिमाप को निकालते हैं, तो उसी कंसेप्ट को लेकर के ये सवाल को बना रहे हैं। आप इसको समझेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। आप देखिए इसको, तो देखिए ये 18 क्या हो गया? 36 प्लस 2 चौराई, ये होगा ना, चौराई और चौराई को जोड़ेंगे क्या होगा? 2 चौराई। कोई बच्चा यहाँ पे चौराई को x भी मान लेता है, तो x और x क्या हो जाता है? 2x। तो हम चौराई ही रहने दिए, हम x नहीं माने। बहुत सारे बच्चों को x के लिए भय रहता है कि x माने या नहीं माने, x का सवाल नहीं बनता है, हमसे x मान के बनाते हैं तो समझ में नहीं आता है। तो उसमें कोई बात नहीं है, आप x नहीं माने कोई दिक्कत नहीं है, आप चौराई तो मान सकते हैं ना, चौराई ही मानिए ना। ये चौराई है प्लस चौराई, तो 2 चौराई, या x कोई मानना होगा या समझने के लिए कोई x समझे, तो x प्लस x 2x, 18 प्लस 18 36। अब देखिए ये 16 16 16 16 क्या हो जाएगा? 64। क्या हो जाएगा? 64। अब देखिए इसमें इसको माइनस कर लेते हैं, इस तरफ लाके क्या होगा? तो 64 माइनस 36 घटा लीजिए, बराबर क्या होगा? 2 चौराई होगा ना, 2 चौराई। अब देखिए 64 में 36 को घटाते हैं, 64 में क्या करते हैं? 36 को घटाते हैं, जिसको ऐसे नहीं घटा सकते वो ऐसे घटाएं। 64 में 36 को, तो 4 में 6 नहीं जाएगा, एक इससे लेंगे 14, 14 में 6 जाएगा क्या होगा? 8, यहाँ बचा 5, 5 में 3 जाएगा क्या होगा? 2, क्या हो गया? 28, 28 बराबर क्या हो गया? 2 चौराई। आपको बताए थे सामने सामने भी कट सकता है, देखिए 2 से क्या कट जाएगा? 14। चौराई बराबर क्या निकल के आ गया आपका? 14 क्या हो गया? 14 बराबर क्या हो गया? चौराई। तो आंसर में क्या लिखेंगे? चौराई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 14। यही हो जाएगा आपका आंसर, 14 मीटर। चौड़ाई क्या हो गया? 14 मीटर। तो आप आंसर का ए ऑप्शन जो है वही क्या है? चौड़ाई 14 मीटर है। तो हो गया, बहुत आसान था, बहुत अच्छी तरह से आप इस बात को समझे होंगे। ये हो गया आपका वर्ग का, ये हो गया आपका आयत का। ऐसे करके दोनों को मिलाए और निकाल दिए चौड़ाई, कुछ नहीं था। अब अगर आप दूसरे तरीका से भी समझना चाहते हैं तो आपको समझाया जा सकता है, आप दूसरे तरीका से भी समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए दूसरे तरीका से हम कैसे बनाएंगे, सिर्फ जो आप लोग रट के रखे हुए हैं उस तरीका से भी अगर किसी को सीखना है तो कुछ नहीं है, ऐसे बना सकते हैं। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला है वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है। और इस सवाल में यही कहा ना कि वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप बराबर है। वर्ग की एक भुजा दिया हुआ है, आयत की लंबाई दी हुई है, तो कहता है कि भाई आयत का चौड़ाई निकाल के हमको बताइए। तो वर्ग का परिमाप में क्या है? वर्ग का परिमाप क्या जानते हैं हम लोग? वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 गुना भुजा। 4 गुना भुजा, ये बराबर क्या होगा? आयत के परिमाप के। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। क्या है? कुछ नहीं है। अब देखिए 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा क्या है? 16। देखिए कुछ नहीं है। 2 लंबाई क्या है? 18। अब प्लस चौड़ाई, दे दिए चौड़ाई। अब क्या करना है? 16 गुना 4 क्या हो जाएगा बताइए? 64। 18 दूनी के 36 प्लस 2 गुना चौड़ाई, 2 चौड़ाई। 36 को इस तरफ लाके घटा लेंगे, सिंपल। 64 घटाओ 36 बराबर क्या हो जाएगा? 2 चौड़ाई। फिर देखिए 64 में 36 अभी जस्ट घटाए थे, कितना आया था बताइए? 28। 28 इक्वल टू 2 चौड़ाई। तो देखिए 2 से ऐसे घटा देंगे, क्या हो गया? 14 बराबर चौड़ाई। तो क्या निकल के आ गया? चौड़ाई। चौड़ाई निकल के आ गया 14 मीटर। यही हो गया आपका आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिन बच्चों को ऐसे याद हो ऐसे, या ऐसे याद हो ऐसे। देखिए आंसर आपका यही आ गया। बहुत अच्छा है, इसको आप नोट करें। आइए अब हम लोग कुछ घर बनाते हैं। ईंट लाते हैं, दीवार तैयार करते हैं। अब कैसे कैसे ईंट लाएंगे, कैसे घर बनेगा? आप देखते होंगे घर बन रहा है, कंफ्यूजन रहता है कितना ईंट लाएं नहीं लाएं।
कितना का आवश्यकता है, तो किस पे निर्भर करता है? ईट का कितना संख्या होगा, दीवार कैसा है, तो मतलब क्या है, दीवार का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होगा, अगर एक ईट का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, इन सब बातों को देखने पर बाद ही हम बता सकते हैं कि ईट की संख्या क्या होगी। तो देखिए हम किसी का क्या निकालते हैं, इसमें आयतन निकालते हैं। क्या निकालते हैं? आयतन। आयतन निकाल के उसके बाद ही हमको पता चलेगा, ईटों का एक ईट का आयतन निकालेंगे, जो दीवार हमको बनाना है मान लीजिए उस दीवार का क्या आयतन है वो निकालेंगे, और एक ईट का आयतन निकालेंगे। उसमें क्या करेंगे, उस एक ईट के आयतन से क्या करेंगे, भाग देंगे। भाग देने के बाद हमको पता चल जाएगा ईटों की संख्या, कितने ईट लगेंगे पूरी दीवार को तैयार करने में। देखते हैं क्या होता है, सवाल को पढ़ते हैं। 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने हेतु, या हम बोल सकते हैं बनाने के लिए कितने ईंट की आवश्यकता होगी, कितने ईंट चाहिए, जबकि एक ईंट का माप, एक ईंट जो है, एक ईंट मान लीजिए मेरा कुछ ईंट इस तरह का है सपोज, तो कुछ ईंट सपोज कीजिए ऐसा कुछ ईंट है, इस तरह का कुछ ईंट है, ये ईंट है मान लीजिए, क्योंकि देखते होंगे ईंट सब में लिखा रहेगा VIP या कुछ कुछ ऐसे करके लिखा रहता है, वो ईंट का नाम है। मान लीजिए ये मेरा ईंट है, ये कहता है ईंट का लंबाई कितना है, ये 25 सेंटीमीटर है, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। ये कहता है ये जो चौड़ाई है ये कितना है, 11.25 है, 11.25 सेंटीमीटर है। अब ये ऊंचाई जो है, ऊंचाई जो है 6 सेंटीमीटर है। ये एक ईंट है, लेकिन हमको पूरा दीवार बनाना है। क्या बनाना है? पूरा दीवार। अब पूरा दीवार मान लेते हैं कोई बड़ा सा दीवार हो, सपोज इतना बड़ा सा कोई दीवार है, सपोज सोच लीजिए कि यही एक कोई दीवार है, ये एक दीवार है, इसी में कोई एक ईंट लगाना है, ये सारा ईंट इसी में लगेगा। ठीक है, अब कैसे लगेगा सोचिए, ये ईंट है, ये दीवार है, कैसे लगाएंगे? देखिए ये ईंट बना रहे हैं, दीवार में लगाने का प्रयास कर रहे हैं, एक मोटा मोटी आपको समझाने का प्रयास है मेरा, समझाने का ये एक प्रयास है। ये एक दीवार है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये एक दीवार, इसी दीवार में क्या है, एक छोटा छोटा सा ईंट हमको क्या करना है, इसमें लगाना है। ये ईंट लग रहा है, ये ईंट का क्या संख्या है, कितना ईंट लगेगा, ये VIP ईंट है, सोचिए ये ईंट लगते जा रहा है। आप अपने मन में सोचिए कि ईंट लग रहा है दीवार में, ठीक है, तो ये ईंट लग रहा है, सोचिए ऐसा ऐसा कितना ईंट चाहिए जो कि पूरा दीवार क्या हो जाए, बन जाए, कितने ईंटों की संख्या होगी। सबसे पहले हम सवाल में जो देखेंगे, देखिए यहाँ पे जो है ना दीवार दिया हुआ है, लंबाई, दीवार की लंबाई दी हुई मीटर में, चौड़ाई भी दी हुई मीटर में, लेकिन ऊंचाई जो है ना, या मोटी जो दीवार है, दीवार की जो मोटाई है, ये मोटाई जो दीवार की है वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में। तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, लंबाई को सेंटीमीटर में बदल लेना चाहिए, चौड़ाई को भी क्या कर, ऊंचाई को भी क्या करना चाहिए, हमको सेंटीमीटर में बदल लेना चाहिए, ताकि मोटाई के रेंज में हो सके। मोटाई चूंकि मेरा सेंटीमीटर में है, तो ऊंचाई भी और लंबाई भी किस में बदलना चाहिए, सेंटीमीटर में। ये बात आप समझ गए होंगे, ईंट क्या है। अब मतलब इसी तरह से कितना ईंट इसमें लगेगा, ईंटों की संख्या पूछ रही है, ईंटों का माप ये दिया हुआ है, तो कितने ईंट लगेंगे, मतलब कितने ईंट का मतलब होता है ईंटों की संख्या। क्या है, ईंटों की संख्या। अब देखिए बहुत आसान है, अगर हम इस पूरे दीवार, ये जो पूरा दीवार है, जो पूरा दीवार बना हुआ है, उस पूरे दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे दें, एक ईंट के आयतन से भाग दे दें, डिवाइड कर दें, तो हमको ईंटों की संख्या प्राप्त होगी। क्या होगी, ईंटों की संख्या प्राप्त होगी। तो हम क्या करते हैं, एक ईंट के दीवार के पूरे आयतन में, एक पूरा जो दीवार है उसके आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे देंगे, हमको क्या पता चल जाएगा पूरे दीवार में कितना ईंट लगेगा, ईंटों की संख्या प्राप्त होगी। देखते हैं, आगे करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, दीवार का आयतन। तो दीवार का आयतन कैसे निकालेंगे, देखिए दीवार का आयतन क्या होगा, देखिए दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन। क्या निकालेंगे, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, ये एकदम ध्यान रखना है, एक ईंट का आयतन। अगर ये जो निकालेंगे, अगर पूरे दीवार के आयतन में जो आपको बोले एक ईंट के आयतन से भाग देंगे, तो ईंटों की संख्या निकलेगी। क्या निकलेगी, ईंटों की
संख्या। यही चीज समझना था, ईंटों की संख्या निकलेंगे। क्या दीवार जोड़ देना, ईंट निकाल लेंगे तो ईंट ले आएंगे भट्ठा से, जाके दीवार बनाने लगेंगे। सभी लोग अपना अपना घर बना लीजिएगा, ईंट निकाल के कितना ईंट आपके घर में लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, तुरंत बता देंगे आप भी। अब देखिए बनाते हैं सवाल को। दीवार का आयतन क्या होगा? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना ऊंचाई गुना मोटाई। अब देखिए चूंकि लंबाई मेरा किसमें है, लंबाई देख लीजिए 8 मीटर है। देखिए ऊंचाई क्या है, ऊंचाई मेरा जो है 6 मीटर है, ऊंचाई 6 मीटर है। अब देखिए मोटाई क्या है, मोटाई जो है मेरा क्या है 22.5 सेंटीमीटर है। तो हमको इसको भी, लंबाई को भी और ऊंचाई को भी किसमें बदलना होगा? सेंटीमीटर में। तो देखिए 8 गुना 100, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं तो 800 सेंटीमीटर। फिर 6 को भी 100 से गुना कर देंगे तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर। अब आपके पास देखिए लंबाई, ऊंचाई और मोटाई तीनों सेंटीमीटर में आ गया। तो क्या कर रहा है, दीवार का आयतन जो होता है, दीवार का जो आयतन होता है वो होता है, क्या होता है, लंबाई गुना ऊंचाई गुना मोटाई। यही होता है, लंबाई गुना ऊंचाई गुना मोटाई। ये हो गया दीवार का आयतन। फिर देखिए, 1 मिनट पानी पी लेते हैं। अब देखिए एक ईंट का आयतन भी क्या करेंगे, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो फिर देखिए वही है, लंबाई गुना ऊंचाई गुना मोटाई बोल सकते हैं। तो आप देख लीजिए क्या करें। तो देखिए 800 क्या है, लंबाई है, फिर 600 क्या है, ऊंचाई है, अब 22.5 क्या है, मोटाई है। इसमें भाग दे देंगे किससे, लंबाई गुना ऊंचाई गुना मोटाई। देखिए यहाँ पे 25 गुना 11.25 गुना 6। अब देखिए इसको क्या करेंगे, सिंपल कटा लेंगे। इसके लिए यहाँ क्या करेंगे, 10 दशमलव हटाए 10 लिखे, यहाँ भी दशमलव हटाए, यहाँ क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे, कोई समस्या नहीं। देखिए 225 को 5 बार गुना करेंगे तो 1125 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 25 को 32 बार में काट देगी 800, 25 गुना 32 करेंगे 800 आ जाएगा। अब देखिए 0 और 0, 6 दही 60, 6 10 बार में कट गया। अब देखिए 5 2 बार में काट देगा, 5 दूनी के 10, 32 दूनी 64 गुना 100 क्या आ गया, 32 गुना 2 गुना 100। तो 32 गुना 2 64, 64 गुना 100 6400 ईंट लगेगा। कितना ईंट, 6400 ईंट। यहाँ पे मीटर सेंटीमीटर रुपया नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ संख्या पूछा था। क्या पूछा था, ईंटों की संख्या। क्या पूछा था, ईंटों की संख्या। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या हम आराम से इसको निकाल दिए। देखिए यही हुआ ईंटों का संख्या, यही आंसर हो गया। तो पहले क्या किए, आयतन निकाले, दीवार का आयतन, पूरे दीवार के आयतन में एक ईंट के आयतन से भाग दे दिए, पता चल गया ईंटों की संख्या, कितना ईंट है। समझ में आ गया होगा सभी को, धन्यवाद। देखिए एक सवाल है एलसीएम और एचसीएफ से। एलसीएम एचसीएफ से सवाल हमेशा नवोदय एग्जाम में हमेशा ही एलसीएम एचसीएफ से 1 या 2 सवाल तो रहना ही रहना है। तो इसमें से एक सवाल देखिए है, सवाल बहुत आसान ही है, आप समझेंगे। कहता है 45, 60, 75 का महत्तम समापवर्तक, मतलब एचसीएफ तथा लघुत्तम समापवर्तक, मतलब एलसीएम की योगफल क्या होगा। मतलब कहता है कि आप लघुत्तम निकालिए और महत्तम निकालिए, दोनों का योगफल बताइए क्या होगा। तो पहले हम लघुत्तम निकालते हैं। लघुत्तम निकालने का आसान तरीका है, तो कैसे निकालेंगे, पहले एलसीएम पूछ रहा है, एलसीएम प्लस एचसीएफ, ये बताइए क्या होगा। बात को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमको आंसर क्या निकाल के लाना है, निकाल के लाना है एलसीएम प्लस एचसीएफ। तो पहले हम एलसीएम निकालते हैं। चलिए एलसीएम पहले करके देखते हैं एलसीएम क्या होगा। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 45, 60, 75। देखिए अभाज्य संख्या में यहां से 5 से देते हैं, 5 9 45, 12 पंचे 60, 15 पचे 75। फिर देते हैं 3 से,
देते हैं 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। अब किसी से भी दे सकते हैं, 3 से 1 4 5, फिर देखिए यहाँ 4 से देते हैं, 4 1 1 5, फिर देते हैं 5 से, फिर 5 1 1 और 1। अब सबको क्या करेंगे, गुना कर देंगे। कैसे, तो देखिए 5 गुना 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 चौका कितना होता है 180, 180 पंचे क्या होगा 900, 180 पंचे 900, 900 हो क्या हो गया एलसीएम। जिस बच्चे को दिक्कत होती होगी कि हम इतना एक साथ कैसे करें, वो ऐसे ही कर सकते हैं। 5 तिया 15, 15 गुना 3 गुना 4 गुना 5, फिर देखिए इस दोनों फिर गुना कर लेंगे, 15 तिया 45 गुना 4 गुना 5, फिर ऐसे कर लेंगे 45 चौका, ऐसे ये गुना कर लेंगे 180, 180 गुना 5, फिर इस दोनों को गुना कर देंगे 18 पंचे 90, मिल जाएगा। ऐसे करके भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया एलसीएम। एलसीएम कितना निकाल लिया 900 निकाल लिए। अब निकालते हैं एचसीएफ। देखिए एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो एचसीएफ में क्या करेंगे, 45 है, ऐसे एचसीएफ तो सभी को निकालने आता ही होगा। एक बार में क्या होगा 45, क्या बचेगा यहाँ पे 15, फिर यहाँ पे 45, 15 तिया 45, ये कट गया, क्या हुआ एचसीएफ 15। और भी एक संख्या है तो उसको भी देख लेते हैं, इसी से उसमें फिर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो 45 15 में किससे 75 में, 15 बचे 75, ये कट गया, क्या हो गया एचसीएफ। एचसीएफ आपका निकल गया कितना 15, एचसीएफ बराबर 15। अब कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल क्या होगा, एलसीएम और एचसीएफ का योगफल। तो अब देखिए आंसर हम कैसे लाएंगे, आंसर कहता है एलसीएम और एचसीएफ का योग बताइए। तो कोई बात नहीं, एलसीएम हम 900 निकाल चुके हैं और एचसीएफ मेरा 15 है, तो 900 प्लस 15 करेंगे क्या आ जाएगा आपका 915। यही होगा आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो देख लीजिए 915 ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। देखिए एक सवाल है, यह भी 2020 में पूछा गया है। देखिए कहता है 640 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड होता क्या है, ये बात सबसे पहले आना बहुत जरूरी है। अभाज्य गुणनखंड का मतलब है वैसी संख्या से हम 640 में डिवाइड करें जिस संख्या में किसी दूसरे संख्या से डिवाइड नहीं हो, वैसी संख्या यूज करें। मतलब अभाज्य संख्या से इसमें क्या करना है, भाग देते रहना है, देते रहना है अभाज्य संख्या से। ऐसा नहीं करेंगे कि इसमें 4 से भाग दे देंगे, 6 से दे देंगे, 8 से दे देंगे, नहीं, इसमें अभाज्य संख्या से। इसका मतलब 2 3 5 7 11 13 17 ये हुआ अभाज्य संख्या, इससे हमको भाग देना है। ये बात गौर से आप सुनिए, अभाज्य संख्या से भाग देकर के ही अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। अभाज्य संख्या से भाग देकर के ही हम क्या कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो देखिए 640 है, तो 640 का हम अभाज्य गुणनखंड करना शुरू करते हैं। ऐसे करते हैं 640 का अभाज्य गुणनखंड 2 से देते हैं। देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4 0, फिर 2 से देते हैं, 2 का 2, 2 छक्की 12, फिर ये 0, फिर देखिए 2 8 16, फिर 0, फिर 2 से देते हैं, 2 चौके 8, फिर 2 से देते हैं 20, फिर 2 से देते हैं 10, फिर 2 से देते हैं क्या लिखते हैं 5, फिर 5 से देते हैं 1। अब मेरे पास बचा ही नहीं है जो हम देंगे, यही अभाज्य संख्या। तो देखिए 2 ऐसा संख्या है जो या तो 2 से लगेगा या तो 1 से, 2 ऐसा संख्या है जो 2 से लगेगा या 1 से। हम यहाँ 4 से नहीं दे सकते थे, 6 से नहीं दे सकते थे, 8 से नहीं दे सकते, क्योंकि 8 में 2 से लग रहा है, 4 से भी लग रहा है, तो वो अभाज्य संख्या नहीं है। हम अभाज्य संख्या से ही अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं, अभाज्य संख्या से ही अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। इसका मतलब देखिए लिखा हुआ अभाज्य, अभाज्य गुणनखंड, उसका गुणन हो, कैसे खंडित करेंगे, अभाज्य संख्या से गुना करके इस संख्या को खंड में करेंगे। जैसे 2 से दिए तो 320 खंडित हुआ, फिर 320 को 2 से खंडित किए तो 160 हुआ, फिर 160 को 2 से खंडित किए तो 80 हुआ, फिर 80 को 2 से खंडित किए तो 40 हुआ, फिर 40 को 2 से खंडित किए तो 20 हुआ, फिर 20 को 2 से खंडित किए तो 10 हुआ, फिर 10 को 2 से खंडित किए तो 5 हुआ, 5 को फिर किए तो 1 आ जाने के बाद क्या होता है, यहाँ पे आ गया यूनिट। अब यहाँ से कुछ नहीं हो सकता है, एक अभाज्य की संख्या नहीं है, अब यहाँ से किसी संख्या में डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखिए
इसका मतलब क्या हुआ, 640 बराबर क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, क्या बार 2, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 गुना 5। अब ये देखेंगे किस ऑप्शन में ये बात मिल रहा है, ये ऑप्शन किस ऑप्शन में है, देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहां पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 2 7 बार गुना इसमें है और 5 एक बार है, तो इसी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर डी जो है 640 का अभाज्य गुणनखंड के लिए सही आंसर है। सही। चलिए आइए अब अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है कि हम अपने गंतव्य स्थान पर 4.5 घंटे, 4.1/2 घंटे का मतलब होता है 4.5 घंटा, 4 और हाफ, 4.5 का मतलब होता है 4 और हाफ, मतलब 4.5 घंटे या 4.1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 2:45 अपराह्न मतलब 2:45 पीएम में हम पहुंचे। हमने यात्रा कितने बजे आरंभ की, मान लीजिए कोई कहता है क्या कि हम जो है सो कि 3 घंटा यात्रा किए और हम 10 बजे दिन में पहुंचे, इसका क्या ऑप्शन लगता है, 3 घंटा यात्रा किए 10 बजे दिन में पहुंचे, आप कितने बजे निकले होंगे सोचिए। अगर आप 10 बजे पहुंचते हैं तो 10 बजे से 3 घंटा पहले ना आप निकले होंगे, इसका मतलब क्या, 7 बजे निकले, तब तो 7 से 8 चले, 8 से 9 चले, 9 से 10 चले, तब ना आप 3 घंटा बाद जाके पहुंचे। सेम वही क्वेश्चन है, वैसा ही सेम है कि कहता है कि भाई हमको यात्रा प्रारंभ किए और 4.5 घंटा यात्रा कर लिए, अब जो यात्रा करने के बाद जो हम पहुंचे हैं जहां, वहां बज रहा है 2:45। पूछ रहा है कि हम कितने बजे यात्रा शुरू किए थे, आखिर हम कितने बजे यात्रा प्रारंभ किए थे। देखिए सोचने वाली बात है, एकदम आसान है, लगता है थोड़ा जटिल लेकिन जटिल नहीं है आसान। कहता है कितने बजे हम यात्रा प्रारंभ किए थे, हम यात्रा 4.5 घंटा का कर लिए और अभी बज रहा है 2:45। कितने बजे यात्रा हम प्रारंभ किए थे, यात्रा का अंतिम समय दिया हुआ है जब हम पहुंचे, यात्रा प्रारंभ कितने बजे किए थे ये नहीं दिया हुआ, लेकिन ये जरूर हमको दिया हुआ है कि यात्रा कितना देर किए, तो हम इसे पता कर लेंगे कि कितना देर पहले हम क्या किए, यात्रा किए। तो यात्रा प्रारंभ करने का समय, यात्रा प्रारंभ हम कब करते हैं ये तो पता ही नहीं है, तो ऐसे लिखते हैं एक बात, यात्रा प्रारंभ करने का समय। देखिए यात्रा प्रारंभ हम कब करेंगे, कब, जब हम क्या होंगे कि जब हम कब शुरू किए, कब पहुंचे और कितना देर किए। तो देखिए पहुंचने का समय, कितने बजे यात्रा हमारा पहुंच गए, तो पहुंचने का समय पहले क्या लिख लेंगे, पहुंचने का समय क्या बजे हम पहुंचे, और घटा देंगे कितना देर हमको पहुंचने में लगा, पता चल जाएगा। घटा देंगे, क्या घटा देंगे, पहुंचने में लगा समय, पहुंचने में लगा समय। बात को समझिए, कुछ नहीं है, कितने बजे हम यात्रा शुरू किए ये तो पता नहीं है, लेकिन यही निकालना है कि यात्रा हम कब प्रारंभ किए हैं, कितने बजे प्रारंभ किए थे। क्या करेंगे, पहुंचने का समय में क्या करेंगे, घटा देंगे, किसको, पहुंचने में जितना समय लगा। तो देखिए कितने बजे हम पहुंचे हैं, 2:45 किसमें, पीएम में हम पहुंचे, या आप इसको अपराह्न लिख सकते हैं। लिखिए अपराह्न, लिखिए अपराह्न में आप क्या किए, पहुंचे, इसमें घटा देते हैं, पहुंचने में कितना समय लगा, 4.5 घंटा। 4.5 घंटा का मतलब क्या होता है, 4 घंटा 30 मिनट। 4.5 घंटा का क्या मतलब होता है, 4 घंटा 30। जिसको इसमें दिक्कत है उसको हम नीचे देख के समझा रहे हैं। देखिए 4 घंटा है, 1/2 है, ठीक है। इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं, 60 से गुना जैसे करेंगे तो मिनट में बदल जाएगा। देखिए 30 दूनी 60, तो 4 घंटा मेरे पास ऑलरेडी पहले से था, और क्या आ गया ये 30 मिनट। तो 4.1/2 को कहते हैं 4 घंटा हाफ मिनट। हाफ मिनट जो है ये, इसको ऐसे बदलते हैं, 1/2 को मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना करते हैं 30, यही 30 हुआ ये, 4 घंटा और 30 मिनट। ये बात आप समझ गए होंगे, जिसको दिक्कत हुआ होगा ये समझने में देख लीजिए, ये समझ लीजिए 4 घंटा 30 मिनट। चलिए यहां तक देखिए 2:45 पीएम अपराह्न है, 4 घंटा 30 मिनट पहले ही चला है। अब क्या करेंगे, इसको 24 घंटा वाले बदल देते हैं, आसान होगा। क्या होगा बताइए,
होगा 14:45 PM में घटा देते हैं 4 घंटा 30 मिनट। घटाइए 4 घंटा 30 मिनट, क्या आ जाएगा? घट जाएगा 4 तो क्या आ जाएगा 10। इसमें 30 में 45 में 30 घटा देंगे तो 15। ये हो जाएगा AM अर्थात पूर्वाह्न। ये हो गया आपका आंसर कि इतना बजे पहले चला है तो कब वो प्रारंभ किया होगा, इतना दूरी तय कर, इतना समय लेने के बाद।